नमस्कार साथियों। आज हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के सिलेबस विश्लेषण का पार्ट सेकंड लेकर के आए और फर्स्ट विश्लेषण में जहाँ तक हमने जिस चैप्टर को पढ़ा था बहुत डीप पढ़ा था और आपका जो रेस्पॉन्स था और जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड मैसेज थे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसे देख करके हमें लग रहा है कि हम हमारे नॉलेज को जितने बच्चों के साथ शेयर करते हैं उससे जिन जिन बच्चों को बेनिफिट्स मिलता है वो इस परिवार का अर्थात ज्योग्राफी परिवार का वो हिस्सा बनेंगे और एक दिन हम मंजिल तक जाएंगे और एक अच्छे ज्योग्राफर के रूप में अपनी पहचान रखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत नज़दीक है आपका एग्ज़ाम और अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट को लेकर के आ गया हूँ मैं आज और हम कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के इस पार्ट को हम बहुत डीप और शॉर्टेड टाइम के अंदर क्लियर करें। तो सीधे अपन अपने सिलेबस एनालिसिस पे आ जाते हैं। लास्ट में हमने ये चैप्टर छोड़ा था विश्व कृषि प्रणालियां। ये एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के जस्ट बाद वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। हालांकि कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, दुनिया के अंदर जितने कृषि प्रकार है उसको बहुत ढंग से पढ़ना है। दुनिया के कृषि प्रकार देखो, क्लासिफिकेशन जिन विद्वानों ने किया उसका मैं शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन दुनिया में जो कृषि के प्रकार है, कहाँ कौन सी कृषि की जाती है, उस कृषि की विशेषता क्या है, दुनिया के कौन कौन से बेल्ट के अंदर वो कृषि पाई जाती है, उस कृषि का उद्भव कब हुआ, कुछ कृषि विशेष से रिलेटेड डेफिनेशन भी है, वो चीजें आपको क्लियर करनी किसी भी बुक के अंदर से। हालांकि मैंने मोटा मोटा लिखने की कोशिश भी आपको की है। तो इस चैप्टर के अंदर विश्व के विभिन्न कृषि प्रकारों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो कृषि प्रकार है उसमें हमें पढ़ना क्या है। एक तो विशेषता पढ़नी है, एक तो विशेषता पढ़नी है, एक क्षेत्र पढ़ना है और एक परिभाषा पढ़नी है। तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको कि कौन से कृषि प्रकारों की बात करें, जब आप दुनिया के कृषि प्रकार को उठा करके देखोगे तो वहां परंपरागत कृषि मिलेगी, परंपरागत जीवन निर्वाह कृषि मिलेगी, फिर गहन कृषि आएगी, फिर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि आएगी, फिर मिश्रित कृषि भी आएगी, बागानी कृषि भी आएगी, भूमध्य सागरीय कृषि भी आएगी। ये कृषि के अलग अलग टाइप है। कारखाना कृषि भी आएगी, मिश्रित कृषि भी आएगी, रोपण कृषि भी आएगी। ये कृषि के अलग अलग टाइप है। तो इनकी विशेषता क्या है, कौन से क्षेत्र में ये कृषि होती है और इस कृषि की डेफिनेशन क्या है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर करनी है। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको मैंने नोट किया है, उसको भी आपके सामने रखूंगा मैं। एक आप विटलसी का अच्छी तरीके से पढ़ लेना। विटलसी का जो कृषि प्रदेश क्लासिफिकेशन है, इसने दुनिया के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटा। बहुत बढ़िया ढंग से देख लेना कौन विटलसी के टाइप में है और कौन नहीं है। बाकी इससे नीचे नहीं जाना है कि विटलसी ने कौन सी कृषि की क्या विशेषता बताई, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने जो 13 प्रकार बताए उसको ध्यान रखना। एक 1936 इसने जो सन दिया था उसको भी ध्यान रखना। और मैंने स्पष्ट कहा है विटलसी के वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है, यानी विटलसी खुद ने जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण की विशेषता क्या है, इन्होंने किन किन चीजों को ध्यान में रख करके और ये क्लासिफिकेशन किया है। तो जिस भी ऑथेंटिक बुक से आप विटलसी का चैप्टर पढ़ोगे वहां आपको क्लासिफिकेशन के साथ साथ बेस्ड भी दिए होंगे, बेस्ड मतलब आधार दिए होंगे और विशेषता भी दी होगी। आधार का भी ध्यान रखना हो। आधार का तो मैंने लिख ही दिया क्योंकि आधार का प्रश्न अक्सर बनता रहता है। तो विटलसी के वर्गीकरण के आधार क्या है, तो इसने 5 आधार लिए, यानी इन्होंने दुनिया को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। उसके पीछे 5 उसने लॉजिक बताए, 5 उसने तर्क दिए हैं। और ये तर्क काफी इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत स्टैंडर्ड है। तो ये पांचों 5 चीजें आपको ध्यान रखनी, कौन 5 इसके कारक है। जैसे पहला है फसल और पशु संयोजन, जिसको फसल पशु साहचर्य भी कहते हैं। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल गुण है, ये कृषि की संरचना का एक गुण है। आपको ये शब्द पकड़ना है कि विटलसी क्लासिफिकेशन में
फसल और पशु संयोजन को महत्व देता है। दूसरा, फसल उत्पादन व पशुपालन विधियां, नंबर 2 मेथड पर वो जोर देता है क्लासिफिकेशन में। पहला तो था फसल पशु संयोजन पर जोर देता है, दूसरा वो मेथड पर जोर देता है। किसके मेथड पे जोर देता है? एक तो पशुपालन की विधियां कौन सी है और फसल उत्पादन की विधियां कौन सी है, इस पर जोर देता है। तीसरा, भूमि निवेशों में उपयोग की गहनता व उत्पादन, अर्थात जो कृषि हो रही है उसके अंदर जो चीजें उपयोग की जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी मात्रा के अंदर भूमि उपयोग हो रहा है और प्रोडक्शन कितना लिया जा रहा है, उस आधार पे उसने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन का तीसरा आधार है लैंड यूज की इंटेंसिटी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन की मात्रा। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कृषि उत्पादों का वितरण एवं उपभोग, अर्थात दुनिया में कहां कौन सा उत्पाद किया जाता है और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो कृषि उत्पादों का वितरण और उपभोग इसका चौथा आधार है। और पांचवा आधार है संरचना या फार्म के भवन की रूपरेखा, उस क्षेत्र के अंदर ये हैबिटेंट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, लोगों का आवास स्ट्रक्चर कैसा है, उसको भी आधार मान करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो 13 कृषि प्रदेशों के पीछे इन्होंने 5 आधार बताई। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कौन सा विटलसी के बेस्ड में है, कौन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अब आ जाती है मेथड, या यूं कहें कंसेप्ट आ जाते हैं, कुछ स्पेशल कंसेप्ट। इसमें एक कंसेप्ट है कृषि उत्पादकता एवं कृषि दक्षता, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड इंटेंसिटी। देखो, इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी को रिलेटेड चैप्टर है, दोनों की डेफिनेशन आप अलग से बढ़िया तरीके से देख लेना। इंटेंसिटी यानी गहनता ही प्रोडक्टिविटी निर्धारित करती है, उत्पादकता निर्धारित करती है। पहले हम गहनता और उत्पादकता की परिभाषा आप ढंग से देख लेना, कौन गहनता को इंगित कर रहा है, कौन उत्पादन को इंगित कर रहा है। तो अर्थ आपको बढ़िया ढंग से तैयार करना है इन दोनों का। जो प्रोडक्टिविटी मैंने यहाँ लिखा भी आपकी सहूलियत के लिए, देखो जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें लंबी लंबी चीजें लिखी जाती है, उसके बाद में अर्थ निकलता है, कई बार अर्थ पकड़ में ही नहीं आता है। तो जो प्रोडक्टिविटी है ना, उत्पादकता, उत्पादकता प्रति इकाई फसल उत्पादन को इंगित करती है, यानी उत्पादन की मात्रा को इंगित करती है कि एक इकाई क्षेत्र के अंदर, एक इकाई का मतलब वर्ग हेक्टर हो गया या वर्ग बीघा हो गया, जो भी है इकाई है, प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसको उत्पादकता कहते हैं। जबकि ये इंटेंसिटी नहीं था, अभी तक अपन इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैंने दक्षता पहले लिया है, कृषि दक्षता। इंटेंसिटी को बाद में विस्तार से देखेंगे। तो ये कृषि दक्षता का चैप्टर है, इफिशियंसी का है। तो दक्षता का मतलब होता है लाभ। दक्षता लाभ क्या, कि कोई भी आपने कृषि किसी क्षेत्र के अंदर की, उसमें जितना आपका खर्च हुआ, उस खर्च के बाद में आपकी बचत क्या हुई, आपका जो बचत रहता है ना, वो प्रॉफिट कहलाता है। और प्रॉफिट को एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इफिशियंसी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अभी तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी होती तो उसको लंबा लेना पड़ता। एक तरफ प्रोडक्टिविटी है और एक तरफ इफिशियंसी है। प्रोडक्टिविटी प्रति इकाई फसल उत्पादकता को निर्धारित करेगी, जबकि इफिशियंसी है अर्थात दक्षता है, वो लाभ को इंगित करेगी। और मैंने स्पष्ट लिखा है कि लागत के बाद जो शेष बचत रहती है उसको हम कहते हैं क्रॉप इफिशियंसी। एक ध्यान रखना, ये तो मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स का है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा मात्रा में आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, तो आपकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो कृषि दक्षता ज्यादा कब होगी? जब आपका इनपुट से आउटपुट ज्यादा है, अर्थात निवेश से लाभ है वो अधिक है। हाँ, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान से ये पढ़नी है कि प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को निर्धारित और प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। किसी क्षेत्र के अंदर उत्पादन की मात्रा कम है या ज्यादा है तो उसके पीछे कोई प्रभावित करने वाले कारक है। उसमें भौगोलिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, नीतिगत कारक हो सकते हैं। तो प्रत्येक किताब में मिल जाएगा। ये व्यवहारिक, इसमें से आने वाला प्रश्न व्यवहारिक है, तो ज्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा उत्पादकता ज्ञात करने की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई विधि है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्ञात करने की।
यहां कंफ्यूजन क्या है? प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और इंटेंसिटी, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब थियरी है। और इनकी जो क्रॉप कॉम्बिनेशन, इनकी जो थ्योरी देने वाले विद्वान हैं वो बहुत सारे हैं। तो जब आप यहां पढ़ोगे तो 40-50 एक थ्योरी आ जाएगी। कौन सी थ्योरी है वो प्रोडक्टिविटी की है, कौन सी थ्योरी है वो इफिशियंसी की है, कौन सी थ्योरी है वो इंटेंसिटी की है, कौन सी थ्योरी है वो क्रॉप कॉम्बिनेशन की, यह मामला मिस हो जाता है। पहले से ही कह देता हूं कि आप कई बार अपन क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी को पढ़ते हैं तो हाँ साहब प्रोडक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ लिया, केंडाल को पढ़ लिया या मुनीश रजा को पढ़ लिया। और प्रश्न अचानक निकल करके आया कि केंडाल संबंधित है या केंडाल की विधि संबंधित है, प्रोडक्टिविटी से संबंधित है, क्रॉपिंग पैटर्न से है, इंटेंसिटी से है। फिर वहां आके बक्के रह गए कि केंडाल ने दिया तो था लेकिन किससे रिलेटेड है ये समझ में नहीं आया। यहाँ ये पहले से हमें तय कर लेना है कि कौन प्रोडक्टिविटी की थ्योरी हैं और कौन कॉम्बिनेशन की थ्योरी हैं और कौन इंटेंसिटी की थ्योरी है, गहनता की थ्योरी है। यहाँ हम प्रोडक्टिविटी की थ्योरी देखते हैं। थ्योरी जो देने वाले विद्वान हैं उसके नाम भी है, बहुत सारे नाम आगे आएंगे। इसमें एक मैंने चीज निकाली कि बहुत सारे विद्वान हैं वो उत्पादकता को या प्रोडक्टिविटी को मूल्य के रूप में मापते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र के अंदर 5 बोरी अनाज हुआ और उसके पास वाले खेत में 8 बोरी अनाज हुआ तो प्रोडक्टिविटी 8 वाले की ज्यादा है, नहीं। जो प्रोडक्शन क्रॉप है, जो आपने फसल प्रोडक्ट की है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, तो वैल्यू के आधार पर प्रोडक्टिविटी नापने वाले विद्वान कौन है? आपको ध्यान रखना है, केंडाल, मुनीश रजा, नूर मोहम्मद और मॉर्गन, ये ऐसे विद्वान हैं जो प्रोडक्टिविटी को मुद्रा मान में मापते हैं या मापने की सिफारिश करते हैं। एक विद्वान है मोहम्मद सफी। मोहम्मद सफी ने प्रोडक्टिविटी के पूरी विधियों को 7 समूह में विभाजित किया है। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन प्रत्येक किताब में आपको मिल जाएगा मोहम्मद सफी की 7 विधियां, यानी मोहम्मद सफी ने कौन सी 7 विधियां दी है उसको आप ढूंढ लेना। लेकिन इस प्रश्न को आप सीरियसली लेना, मुद्रा मान के अंदर मापने का सुझाव किसने दिया। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी की पहली थ्योरी है केंडाल की। अब यहां एक कंफ्यूजन ये हो रही है कि थ्योरी का नाम क्या है। ये नाम याद रखना भी बड़ा टफ है। हाँ, केंडाल ने प्रोडक्टिविटी की थ्योरी दी, लेकिन नाम को ध्यान रखना पड़ेगा और कईयों के तो सन भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो केंडाल ने जो थ्योरी दी उसका नाम है कोटि गुणांक विधि। याद रखना, कोटि गुणांक विधि। अब इसको लेकर के कुछ किताबें हैं 1935 और कुछ जो करेक्शन वाला है 1939 उसको कहती है। तो जहां तक मैं मानता हूं 1935 ज्यादा वैल्यूएबल होगा, लेकिन यदि ऐसा होता है कि 1935 नहीं है तो फिर 1939 परफेक्ट बैठेगा। जो भी है ये आप देख लेना। एक ध्यान रखना, ये प्रोडक्टिविटी की पहली थ्योरी है, यानी प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में दी गई ये सर्वप्रथम थ्योरी है केंडाल की। दूसरा, अब देखो केंडाल ने क्या थ्योरी दी, ये तो लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसको आप ढंग से पढ़ लेना जितना आपको समझ में आए। तो जो चीजें फैक्ट है जिसको याद रखना वही मैंने यहां बताई है, क्योंकि केंडाल की थ्योरी को हम पढ़ने जाएंगे कि इसने किस तरीके से फसलों के कोटि गुणांक निर्धारित किए हैं, कोटि क्रम, तो 1 घंटा ब्रेक लग जाएगा, मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि इतना उचित नहीं, आप पेपर एनालिसिस कर लीजिए, इतने गहरे 1-2 प्रश्न जाते हैं और वो भी मिस हो जाते हैं, तो इतना वैल्यूएबल नहीं है। केंडाल की विधि का भारत में प्रयोग किया सफी ने, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखना। एक केंडाल का बेस क्या है, केंडाल ने जो अपनी थ्योरी दी थी कोटि गुणांक की, उसका आधार क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि केंडाल ने आधार किसको माना है। केंडाल ने आधार माना है जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी धनराशि कितनी मिल रही है, उसके प्रोडक्शन भार की धनराशि और कैलोरीज यानी एनर्जी कितनी है। कैलोरीज तो उसने एक संदर्भ ले लिया था, बाकी उत्पादकता के उपज भार की धनराशि और कैलोरीज के संदर्भ में इन्होंने अपना कोटि गुणांक निर्धारित किया था कि कौन सी फसल है वो प्रोडक्टिविटी में सबसे टॉप पे रहेगी और कौन सी फसलें नीचे रहेगी। इसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना।
आरसी कोटि गुणांक है, रैंक कॉफियंस बोलता है इसको। रैंक कॉफियंस बराबर सी आर आर बटे एन। CRR फसल की कोटि है और एन फसलों की संख्या है। किसी क्षेत्र के अंदर जैसे 10 फसलों के आधार पर प्रोडक्टिविटी निकाली जा रही है, तो प्रत्येक फसल का कॉफियंस निकालना पड़ेगा। जो टॉप पर फसल है, जैसे चावल टॉप पर है फसल प्रोडक्शन देने वाली, तो उसको फॉर्मूले में डाल करके उसका कॉफियंस निकलेगा और फिर सारे कॉफियंस मिला करके और प्रोडक्टिविटी निर्धारित होगी। ये मैथमेटिकल इश्यू है, हमें उस मैथमेटिकल इश्यू के अंदर नहीं जाना है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना, इसकी विशेषता क्या है, यानी इन्होंने अपने मेथड्स की विशेषता क्या रखी। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया, केंडाल कोटि गुणांक। उसके बाद भाटिया। वैसे भाटिया को भाटिया मेथड से भी कहते हैं, लेकिन इसको कहीं कहीं उत्पादकता सूचकांक विधि भी लिखा हुआ आता है। उत्पादकता सूचकांक विधि भाटिया। भाटिया ने जो बेस बनाया था, आधार बनाया था, वो एक तो उपज दर था और एक क्षेत्रफल था। दो चीजें थी, उपज दर और क्षेत्रफल। भाटिया ने ये जो कंसेप्ट दिया था वो 1967 में दिया था। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना, YC बट्टे YR गुणा 100। उसने दो तरह के सूचकांक यूज किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाटिया ने जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी निर्धारित करने के लिए दो सूचकांक दिए। कौन से? एक उपज सूचकांक दिया और एक उत्पादकता सूचकांक दिया। उपज सूचकांक का जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा चर्चित है, YC बट्टे YR इंटू 100। उसके बाद नेक्स्ट है BN सिन्हा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है BN सिन्हा का, और सिन्हा की विधि का नाम है प्रामाणिक विचलन विधि। ये स्पष्टली नाम से ही आती है, प्रामाणिक स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है ये, प्रामाणिक विचलन विधि। याद रखना BN सिन्हा 1968। क्लियर है? BN सिन्हा वाले में आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हो तो प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक और चतुर्थ चतुर्थक, 4 कोऑर्डिनेट से इसका विचलन करवाया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड्स BN सिन्हा ने जो यूज किए, उसमें उसने प्रथम चतुर्थांक और चतुर्थ चतुर्थांक दोनों के आधार पर विचलन किया है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसने प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांक से विचलन किया है। हमारे देश के अंदर 25 फसलों को इन्होंने इंडिकेट किया, जिस पर स्टडी करी, और 25 फसलों को 4 समूह में विभाजन किया। बस इतना ही ध्यान रखना है, 25 फसलों पे काम किया, 4 समूह में बांटा है। बाकी इसका कोई स्पेशल फार्मूला वगैरह उसने दिया नहीं है। इनेदी की मेथड्स 1964 में आई। इनेदी का फार्मूला ध्यान रखना, Y बट्टे YN अनुपात T बट्टे TN। ये Y बट्टे YN है, ये T बट्टे TN है, बीच में अनुपात है। और इनेदी की जो मेथड्स का नाम है वो उत्पादकता सूचकांक निर्धारण विधि है। भाटिया वाली सेम ही है, उत्पादकता सूचकांक निर्धारण विधि, लेकिन पॉपुलरिटी में इसे इनेदी मेथड कहते हैं। भारत में इस विधि का इस्तेमाल किया था सफी ने। क्लियर? उसके बाद आता है LD स्टेम का मेथड। LD स्टेम का मेथड भूमि वहन क्षमता मेथड है। स्टेम की मेथड का नाम है भूमि वहन क्षमता मेथड, जो 1956 में आया था। देखो सन मैंने इसलिए लिखे हैं कि किसी एग्जाम के अंदर बकायदा इसका पूछा गया था सन के साथ मिलान करने का, तब मैंने ढूंढ करके और सन भी आपके सामने रख दिए तो इजी हो जाएगा। LD स्टेम का जो फार्मूला है IAE बराबर CPE बटे CPR इंटू 100। अब ये CPR क्या है, ये आप जब किताब पढ़ोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। मैंने ये सारी चीजें लिखनी उचित इसलिए नहीं समझी, यहां से फार्मूला आने की संभावना, इतनी गहराई से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। भारत के अंदर LD स्टेम की मेथड का इस्तेमाल किया था सिंह और जसवीर सिंह ने। नेक्स्ट है उत्पादकता पर कार्य करने वाले कुछ अन्य विद्वान हैं। वो तो मुख्य विद्वान थे, कुछ अन्य विद्वान भी है, जैसे बक ने जो मेथड दी उसका नाम है अनसमतुल्य कृषि उत्पादकता। इसके गहराई में नहीं जाना है, केवल नाम याद रखना है। अनसमतुल्य कृषि उत्पादकता किसने दी? बक ने। निवेश उत्पाद अनुपात ध्यान रखना हो, निवेश उत्पाद अनुपात है किसका है? करूसो का है। एक है उत्पादकता मुद्रा के तौर पर आकलन,
ये है हुसैन का, ये अपने भारत में अच्छी स्टडी हुई है हुसैन वाली पे। तो उत्पादकता मुद्रा के तौर पर आकलन किसने किया? हुसैन ने। एक है भारित सम्मिश्र अनुपात, इसका प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जामों में, और ये किसका है? जसबीर सिंह का है, भारित सम्मिश्र उत्पादकता। जो हुसैन वाली मेथड है, जो मुद्रा मान में मापने की है, मुद्रा के तौर पर आकलन करने की प्रोडक्टिविटी की, इसमें भारत के उत्पादकता प्रदेश को इसने 5 भागों में डिवाइड किया है। यानी पूरे भारत में 5 प्रोडक्टिविटी एरिया बताए हैं, 5 उत्पादकता प्रदेश बताए हैं। अति उच्च उत्पादकता प्रदेश, उच्च, मध्यम, निम्न और अति निम्न। और इसका फिर कोटिक्रम भी दिया है कि जिसका सूचकांक 30 से अधिक होगा वो अति उच्च में आएगा, जिसका 26 से 30 के बीच में होगा वो उच्च में आएगा, 23 से 26 के बीच में होगा वो मध्यम में आएगा, 20 से 23 के बीच में होगा वो निम्न में आएगा, और 20 से कम होगा वो अति निम्न में है। ये किसका क्लासिफिकेशन है? हुसैन का क्लासिफिकेशन है। किसके आधार पे? वो मुद्रा मान के आधार पे है। नेक्स्ट, अब प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न, सस्य या फसल प्रतिरूप। इसकी भी आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, परिभाषा। पैटर्न क्या है? अपने दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए कि कोई भी कोटेशन या कोई भी परिभाषा किस थियरी को इंगित कर रही है। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न की एक मैंने सिंपल सी परिभाषा लिखी कि किसी समय के अंदर किसी क्षेत्र में विभिन्न फसलों का अनुपात क्या है। मैं एक एग्जांपल से ही दे दूं कि भाई सन 2023 के अंदर राजस्थान का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, अरावली क्षेत्र हो गया, पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। इन क्षेत्र के अंदर प्रत्येक फसल का अपना अपना अनुपात है, जैसे बाजरे का अनुपात, चावल का अनुपात, या फिर गेहूं का अनुपात। तो किसी क्षेत्र के अंदर किसी समय के अंदर फसलें जिस अनुपात में क्षेत्र को घेरती है, उसका जो रेशियो होता है वो पैटर्न कहलाता है। अब आपके मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि पैटर्न ये इंगित करता है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है, कौन सी ज्यादा की जाती है और कौन सी कम की जाती है। भारत में 4 सस्यन क्रम है। देखो पैटर्न को गहराई में पढ़ोगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे पश्चिम राजस्थान के अंदर बाजरा ही ज्यादा बोया जाता है, यूं नहीं है। तो हमारे देश के अंदर क्रॉप सीरियल चलती है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां एक ही तरह का क्रॉपिंग पैटर्न मिलेगा, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा फसलों का पैटर्न मिलेगा, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां बदल बदल कर फसलों का पैटर्न मिलेगा। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत में 4 मुख्य सस्य क्रम है। आपको ये 4 क्रम के नाम याद रखने हैं। एक है एक फसल सस्य, एक है सस्य चक्र, एक है बहुफसली सस्यन और एक है मिश्रित सस्यन। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां एक ही फसल मिलेगी, वहां के पैटर्न में आपको एक ही फसल मिलेगी। इट मींस तीनों सीजन मिलेगी। जैसे चावल प्रोडक्टर एरिया हो गए तट के, तो वो एक फसल क्रम में आ गए। एक होता है सस्य चक्र, जिसमें समय के साथ फसलें बदल बदल के बोई जाती है। एक होता है बहुफसली सस्यन, जिसमें बहुत सारी फसलें एक ही वर्ष के अंदर बोई जाती है। और एक होता है मिश्रित सस्य, जिसके अंदर एक ही क्षेत्र के अंदर, एक ही फील्ड के अंदर वो एक साथ फसलें बोई जाती है। जैसे बाजरे के साथ है वो मूंग बो दिया जाता है, मोट बो दिया जाता है। तो इसकी गहराई में नहीं जाना, बार बार आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ कंसेप्ट है पैटर्न से रिलेटेड, आपको हर किताब में मिलेगी। तो मैंने कुछ नाम दे दिए, अब आप उन नामों की डेफिनेशन आपको ढूंढना है। जैसे आधार फसलें किसे कहते हैं, पैटर्न में आपको मिलेगी। जैसे जो पश्चिम राजस्थान का पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर बेस्ट क्रॉप कौन सी है? बेस्ट क्रॉप वो होगी जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। मिश्रित फसलें क्या है? देखो मिश्रित फसलों के 4 रूप है, सहचरी फसलें, सहायक फसलें, मिश्रित फसलें और रक्षक फसलें। तो इनकी आपको डेफिनेशन ध्यान रख लेनी है। एक फसल संतुलन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फसल चक्कर इंटेंसिटी के, देखो इंटेंसिटी का एक और नया शब्द आ गया है, फसल चक्कर इंटेंसिटी।
एक तो पूर्व में पढ़ा था, कृषि उत्पादकता यानी क्रॉप इंटेंसिटी अलग थी, और एक लैंड यूज इंटेंसिटी आई थी, भूमि उपयोग सॉरी भूमि प्रयोग ज्ञानता। ये तीन इंटेंसिटी के अलग अलग चैप्टर आए हैं। यहाँ आया है फसल चक्र गहनता। फसल चक्र क्या है पहले तो उसको पढ़ना, फिर फसल चक्र की गहनता पढ़ना। फसल चक्र गहनता का फॉर्मूला जरूर याद रखना। फसल चक्र क्या है कि एक समय की अवधि है, फसल चक्र एक समय की अवधि है जिसमें किसी फील्ड के अंदर विभिन्न तरीके की फसलें वर्ष या समय के अनुसार बोई जाती है। तो एक फसल चक्र 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का हो सकता है। जैसे आप वॉन थ्यूनेन को पढ़ोगे तो 6 वर्षीय फसली चक्र, 7 वर्षीय फसली चक्र ऐसा मिलता है ना, उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा फसली चक्र क्या चीज है। तो यहाँ आपको जब ये फसल चक्र इंटेंसिटी ज्ञात करनी तो एक फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, चक्र में फसल की संख्या, यानी जो आपका साइकिल बना हुआ है 5 सालों का, 4 सालों का, 3 सालों का, जितना भी है, उस साइकिल के अंदर फसलों की संख्या कितनी है बटे चक्र की अवधि कितनी है, कितनी साल में वो चक्र पूरा हो रहा है, इंटू 100। ये आप फार्मूला लगाओगे तो आपका चीज क्या निकल करके आएगी, फसल चक्र की इंटेंसिटी। उसके बाद आएगा फसल या शस्य सांद्रण, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सांद्रण जिसको कहते हैं। तो सांद्रण या केंद्रण क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई किसी विशेष फसल का किसी विशेष क्षेत्र के अंदर केंद्रण। जैसे राजस्थान के अंदर अपन क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जो पश्चिम राजस्थान है वहाँ बाजरे का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है। पंजाब और हरियाणा की अपन बात करें, सॉरी पंजाब हरियाणा नहीं, गंगानगर और उस बेल्ट की बात करें तो गेहूं का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है। बांसवाड़ा उस साइड की करें तो मक्का का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो मतलब क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, कि किसी क्षेत्र के अंदर किसी विशेष फसल का केंद्रण होता है, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, केंद्रण या सांद्रण होता है। इसको हम एक दूसरे रूप में, एक नई टेक्निकल शब्दावली के रूप में भी कह सकते हैं कि ये फसलों का प्रादेशिक जमाव, यानी कौन सी फसल किस प्रदेश के अंदर ज्यादा पाई जाती है। देखो सस्यन सांद्रण की कुछ मेथड है और यह 3 मेथड्स का मैंने जिक्र किया है, मुझे 3 मेथड्स अच्छी लगी। और अब देखो अभी अभी अपन पूर्व में क्या पढ़ा, प्रोडक्टिविटी के पढ़े, अब ये किसका आ गया, कॉन्सेंट्रेशन का आ गया। नाम सालों के एक जैसे, भाटिया उधर भी था, भाटिया इधर भी है, जसवीर सिंह उधर भी था, जसवीर सिंह इधर भी है। एक नया नाम आया फ्लोरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो फ्लोरेंस, उधर कैंडाल इंपॉर्टेंट है, इधर फ्लोरेंस इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो विधि है स्थिति लब्धि विधि, ध्यान से सुनना, हिंदी में स्थिति लब्धि विधि, जिसको लोकेशन क्वेसेंट कहते हैं। तो लोकेशन क्वेसेंट मेथड्स किसने दी, स्थिति लब्धि विधि फ्लोरेंस ने दी। प्रश्न तो सीधा सीधा आएगा, फ्लोरेंस की स्थिति लब्धि विधि का संबंध किससे है, कॉन्सेंट्रेशन से। फॉर्मूला क्या दिया, ईसी बट्टे ईएन भाग टीसी बट्टे टीएन। ये एक पूरे प्रदेश के अंदर पाया जाने वाला क्षेत्र कितना है और उस क्षेत्र में कुल कितनी फसलें पाई जाती है, कौन सी फसल ज्यादा पाई जाती है, उसका रेशियो निकाल करके ये फॉर्मूला तैयार किया जाता है। आपसे वो रेशियो कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने केवल फॉर्मूला दिया है। तो फ्लोरेंस का जो स्थिति लब्धि मेथड है, ईसी बट्टे ईएन भाग टीसी बट्टे टीएन। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है भाटिया का मेथड। भाटिया ने स्थिति लब्धि को थोड़ा करेक्शन किया है, उसमें करेक्शन करके उसने फॉर्मूले में ईसी बट्टे टीसी लिया है और भाग ईएन बट्टे टीएन लिया है। उधर ईसी बट्टे ईएन था, इसने ईसी बट्टे टीसी कर दिया, और फिर ईएन बट्टे टीएन कर दिया, उधर टीसी बट्टे टीएन था। तो भाटिया ने फ्लोरेंस के मेथड में थोड़ा सा करेक्शन किया है। जसवीर सिंह 1967 के अंदर, 1976 के अंदर दिया था, देखो फ्लोरेंस वाला 1948 के अंदर आया था। तो जसवीर सिंह ने जो सूत्र यूज किया, ये सूत्र भी एक बार पूछा गया था जसवीर सिंह का, सी बराबर सी, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर पीए बट्टे पीए आर, पीए बट्टे पीए आर। जब इसको आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा पीए क्या है, पीए आर क्या है। एक इसने फॉर्मूला और दिया था, कॉन्सेंट्रेशन घातांक का दिया था। तो कॉन्सेंट्रेशन घातांक जिसको सीआई इंडिकेट कहते हैं, सीआई बराबर होता है पीआई बट्टे पी आर इंटू 100। यदि आपको घातांक याद करना है तो आप 100 से गुणा करोगे, और यदि घातांक नहीं है, सिंपली आपको कॉन्सेंट्रेशन याद करना है तो पीआई बट्टे पी आर कर दोगे, जिससे आपका निकल करके आ जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट, उसके बाद है शस्य वैविध्य, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये काफी अच्छा चैप्टर है और लंबा नहीं है, शॉर्ट है, जिसमें 2-3 अच्छी मेथड दी हुई है। पहले तो अपन देख लें वैविध्य है क्या। वैविध्य नाम से भी स्पष्ट है, डाइवर्सिफिकेशन है तो ये बहुत सारी फसलों की बात कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन का बिल्कुल उल्टा है ये, कॉन्सेंट्रेशन किसी क्षेत्र के अंदर एक फसल का संकेंद्रण करेगा, जबकि ये किसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारी फसलें संकेंद्रित होगी, तो ये वैविध्य हो जाएगा। इसने लिखा है कि समय विशेष में किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या ज्यादा होगी तो वैविध्य ज्यादा होगा, संख्या कम होगी तो वैविध्य कम होगा, वैविध्य कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एक ये भी ध्यान रखने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन में मतलब संकेंद्रण में और वैविध्य में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब क्या संबंध क्या है। 3 मेथड्स यहाँ दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक भाटिया की मेथड है, एक जसबीर सिंह की मेथड है और एक गिब्सन और मार्टिन की मेथड है। गिब्सन और मार्टिन वाला अच्छी तरीके से देख लेना, इसका फार्मूला वगैरह मैंने लिखा है। भाटिया का परिकलन 1965 में आया, ज्यादा कोई वेटेजेबल नहीं। जसबीर सिंह का परिकलन भी इतना वेटेजेबल नहीं है। तो वैविध्य के अंदर एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो रखना है गिब्सन और मार्टिन का फॉर्मूला। 1962 के अंदर ये फॉर्मूला आया था, 1 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टे सिग्मा एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर किया है। ये एक्स की फसलों की संख्या को इंगित करता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फसल वैविध्य। उसके बाद आएगा फसल गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी। ये तीसरी चीज आ रही है इंटेंसिटी की। फसल चक्र गहनता आई थी पहले, उससे पहले लैंड यूज इंटेंसिटी आई थी, अब जो आ रही है वो फसल गहनता आ रही है, क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी का डेफिनेशन आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है, और यहां एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको दी है। वैसे तो इंटेंसिटी इस बात को इंगित करती है कि किसी प्रदेश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर फसलों की मात्रा कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा फसलें बोई जाती हैं और प्रोडक्शन कितना अधिक निकलता है, वो इंटेंसिटी को इंगित करता है। लेकिन यहां एक टेक्नोलॉजिकल शब्दावली, तकनीकी शब्दावली यूज करके और उसको डेफिनेशन में क्रिएट किया है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र, ध्यान से समझना, सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट अच्छे तरीके से जानते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है। किसी भी क्षेत्र का यदि आपको इंटेंसिटी देखना है तो इंटेंसिटी का मतलब होता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र के बीच का अनुपात। सकल कृषि क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र मतलब क्या हुआ, कितनी बार टोटली कितनी बार उस भूमि को बोया गया है, उस सब का योग करके उसका सकल कृषि क्षेत्र निकाला जाता है। जैसे 1 बीघा जमीन है, उसको 1 वर्ष के अंदर हमने 3 बार बोई है, तो वो सकल तो 3 बीघा बन गई, जबकि शुद्ध कितनी रही, 1 बीघा रही। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो क्रॉप इंटेंसिटी कहलाता है। सकल यदि अधिक होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो जितना आप ग्रॉस ज्यादा बढ़ाओगे, जितना ज्यादा बोओगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा बोओगे इसका मतलब आपका सकल ज्यादा है, सकल ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी पर काम किसने किया? त्यागी ने किया 1972 में। त्यागी के साथ त्रिपाठी ने भी किया था 1970 में। त्यागी और त्रिपाठी ने क्रॉप इंटेंसिटी के बजाय कृषि गहनता शब्द यूज किया है, यानी फसल गहनता के स्थान पर इसने एग्रीकल्चर इंटेंसिटी शब्द यूज किया है। दोनों नहीं हो, त्यागी ने भी किया है और त्रिपाठी ने भी। तो अच्छा प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ डाल दी। इसका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि त्यागी और त्रिपाठी का फॉर्मूला, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो क्रॉप इंटेंसिटी का है। हाँ, दिया त्यागी ने, इन्होंने इंटेंसिटी बराबर ग्रॉस बटे नेट इंटू 100। हिंदी में भी हो गया, ग्रॉस मतलब सकल कृषि क्षेत्र बटे नेट मतलब शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको रटता है। ये फॉर्मूला किसको इंडिकेट करेगा? इंटेंसिटी को करेगा। जसबीर सिंह ने भी काम किया। जसबीर सिंह ने जो शब्द यूज किया वो भूमि उपयोग क्षमता है, लैंड यूज कैपेसिटी। एलडी स्टाम्प भी इससे रिलेटेड था, कैपेसिटी से, और जसबीर सिंह भी कैपेसिटी से रिलेटेड है।
और इसने एक फॉर्मूला यूज किया कि कुल फसल क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ये इसने भले ही लैंग्वेज चेंज किए, ये सेम इंडिकेट कर रहा है। जी मतलब ग्रॉस को कह रहा है, ये कुल को कह रहा है, तो कुल ग्रॉस से ही तो बनेगा। और एन मतलब नेट की इंगित कर रहा है, जबकि शुद्ध ये नेट हो गया। क्लियर? ये क्रॉप इंटेंसिटी का है। उसके बाद एक आएगा सस्य संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन। इसको अपन देख लेते हैं, हालांकि थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, फिर भी थोड़ा शॉर्टिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। सस्य संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं पिछले एग्जामों से देखता आ रहा हूं कि इसके संदर्भ में काम करने वाले विद्वान और उसकी थियरी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब हमारा थोड़ा सा बन जाता है कि भाई अपन इसको थोड़ा सही करके देख ले क्या चीज है। सस्य संयोजन की परिभाषा, किसी क्षेत्र में प्रमुख फसलों का समूह, यानी एक क्षेत्र के अंदर मेजर मेजर फसलें कितनी है। जैसे मैं गंगानगर की बात, बाड़मेर की बात कर लूं, बाड़मेर में बाजरा मेजर फसल है, लेकिन मैं गंगानगर की बात कर लूं तो गंगानगर में गेहूं भी है, चावल भी है, और कपास भी है। ये मेजर फसलों में आ जाती है। तो जब मेजर फसलें एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी स्टडी के लिए हम सस्य संयोजन शब्द यूज करते हैं। तो किसी क्षेत्र में प्रमुख फसलों का जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन ज्ञात करने की कुछ स्टैटिस्टिक्स मेथड है, संख्या की विधि है। बस आपको और ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, यही ध्यान रखना है कि सस्य संयोजन की विधियां कौन कौन सी है। वीवर ने इस पर काम किया, सबसे पहले काम किया था, ध्यान रखना। इसके अलावा कीकू कोजू डाई ने भी इस पर काम किया है, रफीउल्ला ने भी काम किया है, थॉम्स ने भी काम किया है, जॉनसन ने भी किया है, और कोस्ट्रोविकी ने भी किया है। और ये प्रश्न तो आप कई बार देखते हो इनके प्रश्न। अब हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि किसने कौन सी विधि दी, कब दी, और फॉर्मूला क्या है, बाकी अंदर नहीं जाना है आपको। वीवर ने क्या दिया, न्यूनतम विचलन विधि। ये न्यूनतम विचलन विधि की बात करता है हो, एक अधिकतम विचलन और आएगा। वीवर न्यूनतम विचलन की बात कर रहा है। इसका जो फॉर्मूला है वो विचलन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे एन होल घात, ये वही है मानक विचलन का फॉर्मूला है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। ये 1954 के अंदर मेथड दिया था इसने। कीकू कोजू डाई, इसका जो डॉई का जो मेथड है उसको क्रांतिक मान संकल्पना कहते हैं। डेविएशन स्क्वायर बराबर सिग्मा डी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ज्यादा फॉर्मूला वेटेजेबल तो नहीं है, फिर भी याद कर लेना, एग्जामिनर का कई बार दिमाग चला जाए, क्योंकि है अच्छा। जो जापानी विद्वान है कीकू कोजू डोई, बहुत अच्छी स्टडी करी इसने। रफीउल्ला है, रफीउल्ला का मेथड है जिसको अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि कहते हैं। नाम ध्यान रखना, अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि। फॉर्मूला काफी लंबा है। स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर पी माइनस सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर बट्टे एन का स्क्वायर और ऊपर वाले के अंडर रूट है। तो ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता है ज्यादा आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता, नाम याद रख लेना, रफीउल्ला का अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि। उसके बाद एक थॉम्स मेथड भी आया 1963 के अंदर, और जॉनसन ने जो मेथड दिया था 1958 के अंदर। जॉनसन का मेथड सामान्य क्रम स्थापन मापक कहलाता है। नाम याद रखना जरूरी, क्योंकि इनके नाम ही आएंगे ऊपर से। सामान्य क्रम स्थापन मापक जॉनसन का है। कोस्ट्रोविकी का जो मेथड है, इसने फसलों को 3 ग्रुप के अंदर बांटा था। एक चैप्टर छोटा सा और है, इसको अपन देख लेते हैं, बाकी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक एक कृषि वाणिज्यीकरण, ये आपने पढ़ा होगा, उसमें आपके सिलेबस के अंदर है, द डिग्री ऑफ क्रॉप कमर्शलाइजेशन, कृषि वाणिज्यीकरण का स्तर। तो कुछ बड़ा प्रश्न इससे मुझे नहीं लगता कि इसमें से बनेगा। ये देखा जा सकता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, या वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं, हम किन आधारों पर वाणिज्यीकरण को निर्धारित कर सकते हैं कि किसी प्रदेश के अंदर वाणिज्यीकरण होता है कृषि का। कृषि का बाजारोन्मुख झुकाव ये वाणिज्यीकरण कहलाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात करूं कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता गया है, वैसे वैसे क्रॉप कमर्शलाइजेशन भी होता गया है, मार्केटाइजेशन भी होता गया है।
और लोग जो गहन कृषि थी, सॉरी, जो जीवन निर्वाह कृषि थी, उसके स्थान पर व्यापारिक या नकदी फसलें बोने लगे। तो जैसे जैसे नकदी फसलें बढ़ती गई वैसे वैसे कमर्शलाइजेशन होता गया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कमर्शलाइजेशन का। एडरसन ने इस पर काम किया, कृषि बाजारीकरण पर विचार रखे इन्होंने कि कृषि बाजारीकरण कैसा होता है। तो कोई विशेष मुझे लगा नहीं कि एंडरसन ने कोई स्पष्ट कहा है जिसको एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जुंजार सिंह ने काम किया भारत में, और इसने पंजाब में स्टडी करी है कि भाई पंजाब में किस तरीके से वाणिज्यीकरण होता है एग्रीकल्चर। वैसे एग्रीकल्चर वाणिज्यीकरण की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में ज्यादा हुआ है क्रॉप कमर्शलाइजेशन। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बनता है कि वाणिज्यीकरण मापने की सूचकांक क्या, आप किस आधार पर कह सकते हो कि पंजाब के अंदर वाणिज्यीकरण ज्यादा हुआ है, राजस्थान में वाणिज्यीकरण कम है, गुजरात में भी कृषि का वाणिज्यीकरण अच्छा हुआ है, एमपी में कृषि का वाणिज्यीकरण कम है, पूर्वोत्तर के राज्यों में कृषि का वाणिज्यीकरण कम है, आप किस आधार पर कह सकते हो? तो आपके पास तीन चीजें हैं, तीन वैसेज है जिसको आप आधार मान करके किसी क्षेत्र के अंदर कृषि का कमर्शलाइजेशन बता सकते हैं कि उसका स्टेज क्या है। एक तो उस क्षेत्र के अंदर नकदी फसलों का कितना क्षेत्र है और कितनी प्रोडक्टिविटी है, यानी नकदी फसलें कौन, जो मार्केट के अंदर बिकती है। यदि किसी प्रदेश के अंदर नकदी फसलें ज्यादा बोई जा रही है, इसका मतलब उस प्रदेश में क्रॉप कमर्शलाइजेशन ज्यादा है। क्लियर? तो नकदी फसलों का क्षेत्र और मात्रा देख करके अपन पता लगा सकते हैं। एक कृषि विपणन केंद्रों की सघनता और उसकी मात्रा, मंडियां जिसको कहते हैं कृषि विपणन केंद्र, मंडियां। यदि किसी प्रदेश के अंदर मंडियां बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत नजदीक नजदीक है, इसका मतलब क्रॉप कमर्शलाइजेशन ज्यादा। क्लियर? गुजरात के अंदर ऐसा है, राजस्थान के अंदर कम है। और एक चीज है फर्मों का आकार, क्रॉप कमर्शलाइजेशन में फर्म का आकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि छोटे छोटे चकबंदी वाले फर्म होते हैं तो वहां एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहां नकदी फसलें बोई जाएगी। नकदी फसलें कोई बड़े बेल्ट के अंदर नहीं बोई जाती, मोटे मोटे खेतों में नहीं बोई जाती है। आप पंजाब की जोतों का आकार देख लीजिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ की जोतों का आकार देख लीजिए। तो ये खेत का ये जो फर्म का आकार है वो भी निर्धारित करता है कि क्रॉप कमर्शलाइजेशन का स्तर क्या है। ये आपका चैप्टर हो गया कृषि वाणिज्यीकरण, और ये अपनी सेकेंड क्लास है क्योंकि ये क्लास भी काफी लंबी हो गई है। और बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर रहा है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहे हैं जो डेलिमिशन को लेकर के हैं, कृषि प्रदेश का निर्धारण है उसको लेकर के हैं, और एक कृषि प्रदेशों पर विभिन्न विद्वानों ने जो काम किया है उसको लेकर के हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।